नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन और विभिन्न क्षेत्रों की खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पीएम मोदी के साथ थे। पीएम ने आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गौरतलब है कि 30 जुलाई की सुबह वायनाड के चूरलमाला, मुंडकी और अट्टामाला के आसपास स्थित गांव में त्रासदी आई, जिसमें अभी तक 226 मृतकों की पहचान और आधिकारिक पुष्टि हुई है। फिलहाल चुनौती अब प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास की है। बता दें कि मुंडकी और चूरलमाला से भूस्खलन शुरू हुआ था। बड़ी बड़ी चट्टान, पत्थर, मिट्टी चूरलमाला तक लुढ़क कर पहुंच गई थी, जिसमें कई घरों का नुकसान हुआ था और लोग दब गए थे। पीएम मोदी ने इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इरुवानी-पझा नदी के किनारे किनारे सड़कें बह गईं, इमारतें ढह गईं, जमीन तक खिसक गई। उस भयंकर विनाश की तस्वीरें पूरे हालात को बयां कर रही हैं। पीएम मोदी के दौरे में उन्हें बचाव, राहत और पुनर्वास की पूरी जानकारी दी गई। विल्लारमाला जीवीएच स्कूल पूरी तरह से भूस्खलन के मलबे में दब गया था। इरुवानी-पझा नदी पर बने पुल का नामो निशान तक मिट गया था, जिससे चूरलमाला और मुंडकी के बीच एकमात्र संपर्क टूट गया। ऐसे में चुनौती थी नदी के दोनों पाटों को जोड़ना। सेना के दक्षिणी कमान के इंजीनियरिंग सेक्शन ने बेली ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त की शाम पुल का निर्माण शुरू हुआ और रिकॉर्ड 31 घंटे में ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसके बनने से राहत बचाव कार्य में तेजी आई। प्रधानमंत्री ने 120 फुट लंबे उस ब्रिज का दौरा किया। मेपडी स्थित राहत केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने विनाशकारी आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का ढाढ़स बंधाया। पीएम मोदी ने वायनाड में डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी ने आश्वस्त किया कि पुनर्वास के काम में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, उसकी भरपाई करना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस आपदा के समय केंद्र हर संभव सहायता के लिए राज्य के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद आज तिमोर लेस्ते पहुंची, जहां तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जूजे रामोस ओर्ता ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने पर राष्ट्रपति ने बच्चों से मुलाकात की। होटल पहुंचने पर राष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस महत्वपूर्ण दौरे में भारत की राष्ट्रपति और तिमोर लेस्ते के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसका फायदा आने वाले समय में दोनों देशों को मिलेगा। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट से संबंधित क्षेत्र में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। एक समझौता प्रसार भारती और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो RTTL के बीच भी हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आभार जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता के विशेष टीवी शो प्रेसिडेंटिया होर्ता शो की अतिथि भी बनी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अहम अनुभवों को साझा किया।
तिमोर लेस्ते में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने स्टेट बैंक्वेट का भी आयोजन किया। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष मूसा जमीर के साथ बातचीत के बाद कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की गहरी इच्छा पर आधारित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि माले के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की आधारशिलाओं में से एक है। इस दौरान दोनों नेताओं ने 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के 28 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। अपने मालदीव दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने माले में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी की। बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को दोबारा निर्धारित करने के लिए शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे। द्वीप समूह देश में पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के पदभार संभालने के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गन्ना एवं जैव ऊर्जा उद्योग पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उन्होंने शुगर केन इंडस्ट्री को लेकर कहा कि देश इस क्षेत्र में भी तीव्रता से प्रगति कर रहा है। सहकारिता को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। पहले सहकारिता को सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया था। इसमें राष्ट्रीय नीति का अभाव था। सहकारिता में पिछले वर्षों में बहुत काम हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई। बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बैंकिंग विनियमन संशोधन ला रहे हैं। संशोधन अधिनियम लाने के कई कारण हैं। ये कुछ समय से लंबित था। सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में इसमें कुछ पुनर्गठन भी किए गए हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि हालिया घटना का टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ेगा और उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार जल्द ही स्थिरता कायम करेगी। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक अपनी जमा दरें तय करते हैं और वह अपनी ब्याज दरें भी तय करते हैं। डिजिटल लैंडिंग की वजह से कर्ज की रफ्तार में तेजी देखी गई है और डिपॉजिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है और बैंकों को अपने डिपॉजिट ग्रोथ के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को देश में 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी जालना जलगांव रेलवे लाइन भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जालना जलगांव रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है और 4 से 5 सालों में इसके पूरा होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जालना जलगांव रेलवे लाइन कॉरिडोर में भारत की सबसे लंबी 23.5 किलोमीटर की कॉमर्शियल टनल का निर्माण होगा। रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई लोकल ट्रेन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसकी क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के नवनियुक्त पीएम मोहम्मद यूनुस ने शपथ लेने के बाद देश के नागरिकों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन को देश की दूसरी स्वतंत्रता बताया। दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बदस्तूर जारी हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे
सजीब वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सजीब वाजिद जॉय ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में पीड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मुआवजा और अतिवादियों के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह की नस्लभेदी हिंसा के खिलाफ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने वित्त मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तालुकदार ने व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र सौंपा है। बांग्लादेश में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आज प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध के बाद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध और धमकी के बाद ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति ASM मकसूद कमाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ओडिशा पुलिस भी सजग है। ओडिशा पुलिस ने तटीय इलाकों में गश्त तेज कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाए। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को जिस स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव मिला था, उसकी प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला है। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुरलीधर ने कहा, हमने धारा 103, 1 और 64 BNS 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। यह हत्या के साथ साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। इस घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दल और मेडिकल स्टाफ ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा IMA देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा।
महिला डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों में काफी नाराजगी है। राज्य में जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घटना को दुखद और शर्मसार बताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मृत डॉक्टर के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घटना बेहद दुखद और शर्मसार करने वाली है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी का प्रशासन अस्पताल के अधिकारियों द्वारा चोट के निशान की पुष्टि करने के बावजूद मामले को दबाने के लिए कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है। बंगाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कब तक आंखें मूंदे रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली महोत्सव में शिरकत की। धनखड़ ने न्याय प्रणाली को देश का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था ने ही भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बरकरार रखा हुआ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नए कानूनों के एक एक प्रावधान का बारीकी से परीक्षण किया है। ये समूचे देश और जनता के लिए ऐतिहासिक बदलाव है जो उनकी स्वतंत्रता को और ज्यादा पुख्ता करेगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 138वीं जयंती पर दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त संस्थान ने एक समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश देते हुए कहा, हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता मेडिकल छात्र की मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और इसकी निंदा की। प्रयागराज में इस वर्ष 25 से 27 अक्टूबर को कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले देश के 25 राज्यों में इंडिया थिंक काउंसिल की तरफ से कुंभ के महत्व, विशेषता और इसकी भव्यता पर चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलवामा की एसएसपी पीडी नित्या ने बताया कि आज हमने तिरंगा रैली की है जो हर घर तिरंगा अभियान का एक हिस्सा है। सावन शुक्ल पंचमी तिथि से अयोध्या में श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का दिव्य आयोजन प्रारंभ हो चुका है। रत्न जड़ित चांदी के हिंडोले में विराजमान रामलला का भक्तजन श्रद्धा से दर्शन पूजन कर रहे हैं। झूलोत्सव का ये उत्सव पूर्णिमा तक चलता रहेगा। इस उत्सव के दौरान मंदिर में प्रतिदिन श्री रामलला के भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए निकल चुका है। आज जत्था पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल यात्रा बेस कैंप की ओर रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजकोट से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोधी गार्डन में नीम का पौधा लगाया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव और एनडीएमसी के अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गोदरेज एग्रोवेट ने कहा कि वो त्रिपुरा के धलाई जिले में 10 टीपीएस टन प्रति घंटे की शुरुआती क्षमता वाली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल स्थापित करेगी। मिल के 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। गूगल के प्रारंभिक इतिहास की एक प्रमुख हस्ती और यूट्यूब की लंबे समय तक सीईओ रही सुसान वोजेस्की का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वोजेस्की ने कंपनी की स्थापना से लेकर उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की सफलता ने सीईओ
भविष्य अग्रवाल की नेटवर्थ को एक ही दिन में लगभग दोगुना कर दिया है। शनिवार को ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचे। रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल का शुद्ध कर्ज जून तिमाही में 16% घटकर 980 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी ने बताया कि आवासीय परियोजनाओं में मजबूत बिक्री के बीच बेहतर नकदी प्रवाह के चलते ये कमी आई है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू हो गई है। 646 करोड़ रुपए की लागत वाली ओंकारेश्वर 8 अगस्त को शुरू की गई थी। देश की प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा केरल में इलेक्ट्रिक वाहन का कारखाना लगा सकती है। कंपनी इसके लिए केरल सरकार से बात कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दक्षिण भारत का ये राज्य सबसे आगे है। SCL टेक के सॉफ्टवेयर कारोबार अनुभाग SCL सॉफ्टवेयर ने लगभग 218 करोड़ रुपए में डेटा कैटलॉग और संचालन समाधान देने वाली पेरिस की कंपनी जीनिया का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। यह अधिग्रहण सितंबर 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। IT कंपनी सीमेंस लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 25% बढ़कर 531 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने कहा कि उसके मुनाफे में ये उछाल आमदनी बढ़ने के कारण आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को ICICI सिक्योरिटीज के एग्जेम्पशन लेटर की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सेबी ने ICICI सिक्योरिटीज को डिलिस्टिंग के लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से छूट दी थी। HDFC बैंक के विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। HDFC बैंक ने अप्रैल 2022 में HDFC के विलय का ऐलान किया था। विलय के बाद HDFC बैंक एक बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरा है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मसले पर रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अगर विनेश को पदक मिलता है तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा। अपनी मां द्वारा पाकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को बेटा बताए जाने के सवाल पर ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी मां गांव की है और जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि उन्हें थ्रोइंग एंगल और रनवे पर काम करने की जरूरत है। एक और छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा फ्री स्टाइल 76 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की आइपेरी मेडेटकाइजी से हार गई हैं। रितिका हुड्डा ने हंगरी की बर्नाडेट नेगी को 12-2 से हराकर महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पेरिस ओलंपिक में पहलवान अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वो भारत के उभरते सितारे हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्वदेश लौट आई। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में खेल प्रेमी सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। वहीं अपने स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ देख हॉकी टीम के खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी टीम को जो प्यार मिला है वो बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार, साई और ओडिशा सरकार के उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया।
भारत लौटी भारतीय हॉकी टीम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची। खिलाड़ियों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कांस्य पदक जीतकर भारत लौटी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उनको शुभकामनाएं दी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने देशवासियों से अपील की है कि हर रोज 10 मिनट आत्मरक्षा के लिए दें ताकि दूसरों के हथियारों के आगे झुकना ना पड़े। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 14 अगस्त को रिलीज होनी है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज होनी है। साउथ इंडियन एक्टर ममूटी की फिल्म टर्बो सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर भी रिलीज हो चुकी है। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर पर बनी फिल्म चंदू चैंपियन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रेंट फ्री कर दिया गया है। जानवी कपूर की स्पाई थ्रिलर फिल्म उलझ को बॉक्स ऑफिस पर बेहद ठंडा रिस्पांस मिला है। 8 अगस्त को साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला से सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है। आर माधवन और कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु के तीसरे सीजन के आने की उम्मीद है। फिल्म के दोनों पार्ट हिट होने के बाद से ही फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक्ट्रेस राइमा सेन ने दादी सुचित्रा सेन की बायोपिक में काम करने की इच्छा जाहिर की है। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरिन का जलवा विदेशी बाजार के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी जारी है। अब तक करीब 119 करोड़ रुपए ये फिल्म कमा चुकी है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।